नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, चैप्टर 7 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने क्या किया, युद्ध का त्याग किया। किस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो वह युद्ध था आपका कलिंग का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध था वह कलिंग का युद्ध था, जो कि पूरी तरह से कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने पूरे युद्ध को क्या किया, छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है ना। कलिंग जो है आज ही में इसका जो वास्तविक जो नाम है, अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है तो कलिंग होगा। और आज ही के डेट में यह जो राज्य है वो किस राज्य के रूप में है, तो यह राज्य है आपका उड़ीसा। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि चैप्टर लिखा हुआ है कि रोशन के रुपए, रोशन को ध्यान में रख करके इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाया गया है कि जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले, ठीक है ना। कड़क नोट मिले, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर ही क्यों बने हुए हैं और किसी जानवर का चित्र यहाँ पे क्यों नहीं अंकित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य या कि एक साम्राज्य, ठीक है। देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 नहीं, अध्याय 6 में पढ़ा होगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए या फिर उसे खुदे गए। इसके पहले कि हम इन यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, अब दादा का बात किया है, अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमें यह जानना अति आवश्यक है कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम था आपका बिंदुसार, ठीक है। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार, ठीक है। दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, ठीक है। सार दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि आंसर में कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है। बिंदुसार अशोक के पिता थे और बिंबिसार के पुत्र का नाम था आपका अजात शत्रु, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूं, और इसी अजात शत्रु के पुत्र का नाम था उदयन, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य का अगर आपसे ओरिजिनल नाम पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य का अगर वास्तविक नाम पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, ठीक है। और दो नाम था, और वो दो नाम क्या था, एक नाम था आपका चाणक्य और दूसरा नाम था आपका कौटिल्य, ठीक है। चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र, इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है चाणक्य के द्वारा, जो कि नाम है उसका अर्थशास्त्र। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नाम की किताब में मिलते हैं। अगला है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य, ध्यान दीजिएगा वंश के बारे में क्या लिखा है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, पहला चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक और अशोक के बेटा का नाम था आपका महेंद्र। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है। और अशोक की एक बेटी भी थी, पुत्र का नाम था आपका महेंद्र, ठीक है। और एक बेटी भी थी, बेटी का नाम था संघमित्रा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संघमित्रा, और इन्हीं दोनों को, अपने बेटे और बेटी दोनों को उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आज के श्रीलंका में भेजा था। पहले इसका नाम था सिंघल द्वीप, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिंघला द्वीप, आज का जो श्रीलंका है उसका नाम क्या था, सिंघला द्वीप। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक और अशोक के बेटे का नाम था आपका महेंद्र। अगला है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं पर दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी
भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। क्या लिखा हुआ है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। अगला है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल और संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न आते हैं। हम लोग मानचित्र में पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। यानी कि उनके खान पान रहन सहन में पूरी तरह से क्या थी, भिन्नता थी। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें मानचित्र में, जैसा कि मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि लाल रंग से जैसे कि आपका शहबाजगढ़ी है, ठीक है, मनसेहरा है, कंधार है, लंपक है, ठीक है, टोपरा है, कलसी है, मेरठ है, बाहपुर है जो कि दिल्ली में है, गिरनार की पर्वत आपसे एग्जाम में पूछता है कि गिरनार का पर्वत कहाँ पे अवस्थित है। तो गिरनार का पर्वत जो है आज के गुजरात राज्य में अवस्थित है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका सोपरा, सन्नति, मस्की, येरागुडी, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी का पर्वत कहाँ पे, ये भी इस एग्जाम में पूछा जाता है। कलिंग जो कि आज का क्या है, आज का आपका उड़ीसा है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आज का उड़ीसा है। अगला है आपका लौरिया, अगला है रामपुरवा, सारनाथ, गुज्जर, कौशाम्बी। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी जगह हैं जो कि महाजनपद काल से संबंध रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। दूसरा, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा यानी कि टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी, क्योंकि साम्राज्य को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, नकदी वेतन भी देना पड़ता था सेनाओं को और पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए अलग अलग खर्च उठाने पड़ते थे राजा को। यही वजह है कि टैक्स का रकम को फिक्स कर दिया गया और जिसके लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया गया। अगला है साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा यानी टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, यानी कि उन्हें पेमेंट भी होता था, सैलरी भी मिलता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अगला है आपका मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या फिर प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनका ही शासन वहां पे क्या था, चलता था, उनका ही दबदबा था। अगला है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, भेंट यानी कि नजराना के रूप में जो भी मिलता था, नजराना के रूप में जो भी मिलता था, इसे आप तोहफा भी कह सकते हैं, ठीक है, तोहफा, या फिर आप इसे कह सकते हैं उपहार। उपहार के रूप में जो भी मिलता था, ठीक है, उपहार के रूप में जो भी मिलता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है, यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना यानी कि तोहफे के रूप में उसे इकट्ठा किया जाता था। अगला क्या लिखा हुआ है, नजराना। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कि कर जो वसूलने की जो प्रवृत्ति थी या फिर जो उसका जो सिस्टम था,
वह नियमित तरीके से किया जाता था, लेकिन जो नजराना जो लिया जाता था वह अनियमित तरीके से लिया जाता था कभी भी। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अगला है राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने 300 बीसी में यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले इसने किताब लिखा था जिसका नाम था आपका इंडिका। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था, ब्रांड एम्बेसडर था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। इस बात का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ठीक है, और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक यानी कि उसके बॉडीगार्ड सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जो विवरण है वह मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसका वर्णन किया है। ठीक है, अगला है, और पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है मेगास्थनीज ने, वो देखते हैं हम लोग कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है यानी कि किलेबंदी की हुई है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसका विवरण किया है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे दे। अशोका एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो अधिकतर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं पे प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला जो उपदेश दिया था तो वो प्राकृत भाषा में ही दिया था ताकि जन जन तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। ठीक है, जन जन तक वो बातों को अपना पहुंचाया जा सके। अगला है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो क्या वर्णन करता है कलिंग के युद्ध में? अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कलिंग जो कि आज का क्या कौन सा राज्य है? तो आज का यह राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। मुझे यानी कि किसे दुख हुआ? अशोक को काफी ज्यादा दुख हुआ कि इसमें उन तमाम लोगों की भी निर्मम हत्याएं हो गई जिनका इस युद्ध में कोई दोषी नहीं था, जो निर्दोष थे। ठीक है ना, उसकी भी हत्या हो गई। तो इस चीज से काफी ज्यादा अशोक जो है काफी उसका जो मन जो है वो काफी भारी हो गया। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। किसे पश्चाताप हो रहा है? अशोक को पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अशोक ने एक किताब लिखा था जो कि सभी धर्मों को पढ़ने के बाद, जब कलिंग युद्ध का त्याग करने के बाद उपगुप्त जो थे उन्होंने उपगुप्त थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके साक्षात्कार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो थे उपगुप्त। ठीक है, तो जिसके बाद उन्होंने उपगुप्त की शरण में जाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी अशोक को, और जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले उन्होंने बहुत सारी किताबों का भी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना, कि अभिधम्म पिटक नामक जो किताब है
वो किसने लिखा है? तो अभिधम्म पिटक, यह जो किताब है ये लिखा है अशोक के द्वारा लिखा गया है। और यही जाकर के तीन पिटक आपस में मिलते हैं, विनय पिटक और दूसरा है, अगला है आपका सुत्त पिटक। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि त्रिपिटक जो है यही थ्री बास्केट किसे कहा जाता है? तो यही थ्री बास्केट कहा जाता है आपका अभिधम्म पिटक को, विनय पिटक को और सुत्त पिटक को। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, धम्म का अर्थात यानी कि धर्म को कैसे आगे लेकर के जाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे वर्णित हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है अशोक का कलिंग युद्ध। तो अशोक का कलिंग युद्ध क्या लिखा हुआ है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, जैसा कि ये नीचे दिया हुआ है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक क्या है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा क्या है, एक यह नमूना है, एक साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला है आपका कि अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म यानी कि अशोक के द्वारा लिखा गया जो धम्म था, धर्म था, वो क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महापत्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की क्या करते थे, शिक्षा देते थे। अगला है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों और शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे और श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। किसने? अशोक ने। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था? तो अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश था कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी भी काम के नहीं है, यानी कि ऐसे ऐसे कर्मकांड करके किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, यह सब क्या है, पूरी तरह से व्यर्थ है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? यह अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धम्म यानी कि धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इससे वह अपने धर्म के बारे में शिक्षित ना होकर के दूसरे धर्म के बारे में बुराई कर रहा है। इसका मतलब उसे अपने धर्म के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ ज्ञानी अज्ञानी है वह। ठीक है ना, जिसकी वजह से अपने धर्म का ज्ञान न होते हुए वो दूसरे के धर्म की आलोचना कर रहा है। ठीक है, इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। ठीक है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगला है आपका ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, जैसे कि यह आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, यह देवनागरी लिपि है हिंदी, ये बंगला में लिखा गया है, यह मलयालम में लिखा गया और यह तमिल में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका अन्यत्र, यानी कि चैप्टर समाप्ति के दौर पे है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा का पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, इसे कहा गया है बुर्ज। ठीक है, हर 100 से 200 मीटर तक यह क्या किया गया, इस प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं, ताकि उस पर क्या किया जा सके, निगरानी रखा जा सके, किसका आक्रमण हो रहा है या फिर कौन सत्ता में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे पूरी तरह से भिन्न था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, जैसा कि प्रश्न लिखा गया कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। जहां पर सम्राट का सीधा शासन था, वहां अधिकारी क्या वसूलते थे, तो वहां जो अधिकारी है वह कर वसूलते थे, यानी कि टैक्स वसूलते थे। ठीक है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। ठीक है, यानी कि अभी हम क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, गवर्नर के रूप में उसे भेजा जाता था। ठीक है, राज्यपाल के रूप में उन्हें भेजा जाता था। अगला है आपका कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। महत्वपूर्ण मार्गों, ठीक है, महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों, क्योंकि नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखने से यह अंदाजा लगाना काफी आसान हो जाता था कि किसका आक्रमण हो रहा है या फिर कौन साम्राज्य में प्रवेश कर रहा है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि नजराना यानी कि तोहफा दिया करते थे, जो कि अनियमित रूप से वसूला जाता था, और टैक्स जो है नियमित रूप से वसूला जाता था। अगला है कि बताओ कि निम्नलिखित में वाक्य क्या सही है क्या फिर गलत है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरह आवागमन के मार्ग थे। ठीक है, बिल्कुल गलत, यह बिल्कुल भी गलत कथन है। अगला है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, तो यह बिल्कुल भी सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, बिल्कुल गलत। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, बिल्कुल गलत, बंगाल का प्राचीन नाम नहीं बल्कि यह उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ठीक है, अगला है अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो बिल्कुल सही है, ज्यादातर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन प्राकृत भाषा में भी, प्राकृत लिपि में भी इसका कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में प्राकृत भाषा का भी इसमें अवलोकन किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या फिर मूल बिंदु हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।